हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कला वर्ग यानी आर्ट ग्रुप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है और ये आर्ट ग्रुप की आज 5वीं क्लास है। अगर आपने पिछली 4 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, ज़रूर अटेंड कर लें। चैनल पर जो है वीडियोस पड़ी हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। प्रयास करिएगा कि आप लोग हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। आइए शुरू कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है सही नहीं है? सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। साथियों, यहाँ पर आप देखोगे, अगर पीली क्रांति का संबंध किससे होता है? आप कहोगे सर तिलहन उत्पादन से होता है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बात करें नीली क्रांति की, आप कहोगे सर नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से होता है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? फलों के उत्पादन से। ये ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। और यहाँ पर आपसे सवाल पूछता है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है? आप कहोगे सेकंड और थर्ड, ये दोनों विकल्प दोस्तों आपके गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानून अधिकार बना दिया गया है? सभी दोस्त प्रयास करें आंसर देने के लिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए। बताओ, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर जो है सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? आप कहोगे सर संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, आप सभी को पता होगा कि मूल संविधान में जो है अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, तो एक मौलिक अधिकार को हटाकर जो है कानूनी अधिकार के तहत रख दिया गया है। ठीक है, यानी संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो है कानूनी अधिकार के तहत रख दिया गया है, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, आप कहोगे सर 6 मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है भाग 3 में जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखो। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? आप सभी दोस्त आंसर दे सकते हो। चलो, सभी दोस्त प्रयास करें आंसर देने के लिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक रीड करें इनको और आंसर देने का प्रयास करें। साथियों, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है सेकंड पेपर में आर्ट ग्रुप के लिए। चलो भाई, आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? आप कहोगे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार, ये भी आता है। सद्भाव को बढ़ावा देना, ये भी आता है। लेकिन अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण, ये जो है आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथियों, मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है 11 है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। संस्कृत महाकाव्य नागानंद की रचना जो है किस शासक के द्वारा करी गई थी? चलो सब लोग प्रयास कर दो आंसर देने के लिए। संस्कृत का एक महाकाव्य है दोस्तों, जिसका नाम है नागानंद। इसकी रचना जो है किस शासक के द्वारा करी गई थी? आप कहोगे सर हर्षवर्धन के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है। और ये है आपके सामने दोस्तों अगला सवाल। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ जो है आपके संस्था दी गई हैं और यहाँ पर कुछ उसके संस्थापक दिए गए हैं। आपको यहाँ पर जो है मिलान करना है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल पेपर के लिए बनता है। सब लोग आंसर दे दो। सभी दोस्त प्रयास करेंगे, पेपर में सवाल यहाँ से जो है बनता है। चलिए साथियों, बात करें आर्य समाज की तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी। और वेद समाज की स्थापना दोस्तों केशव चंद्र सेन तथा श्रीधर
नायडू के द्वारा करी गई थी। और ऑप्शन यहाँ पर चौथा दिया है, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा करी गई थी। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शंस आपके बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर मिलान करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिलान जो है ऑलरेडी किया गया है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन तथा श्रीधर नायडू, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखो, तंबाकू का सेवन जो है कौन सा घटक मनुष्य के लिए हानिकारक बनाता है, बताएं। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलो भाई, कौन सा घटक होता है या कौन सा तत्व होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। आप कहोगे सर निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, और ये जो है मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, BOD का जो है असंक्षिप्त रूप क्या है, बताओ। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, सीधा मतलब समझिए। BOD का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बता सकते हो। चलो भाई, सब लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। BOD का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। साथियों, इस जो है क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन में कुछ यहाँ पर मिस्टेक दिया गया है। क्योंकि भाई BOD का जो फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। आप लोग यहाँ पर बायोलॉजिकल की जगह जो है बायोकेमिकल कर लीजिएगा, तब आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है BOD का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल देख लो भाई, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। आप सभी दोस्त आंसर दे सकते हो। चलिएगा, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा, डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है, आप कहोगे सर डेसिबल होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है, आप लोग बताओ। सभी लोग आंसर कर दो। चलो भाई, और भाई सेशन को आप लोग लाइक करो, लाइक की संख्या बढ़ाते चलो। इससे आपके लिए दोस्तों बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास किया जाएगा। हमें भी दोस्तों मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बेहतर प्रयास करने के लिए। आप सभी दोस्त एक बार सेशन को लाइक कर दें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। चलिए भाई, आंसर करें। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। आप कहोगे सर सियान बोलते हैं क्या, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से जो रंग बनता है उसे जो है आप क्या बोलते हो, सियान बोलते हो, या कहीं कहीं आपको जो है एक्वा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्वा रंग बनता है या सियान रंग बनता है नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। और लाल आप कह सकते हो, लाल और हरे रंग के मिश्रण से जो है पीला रंग बनता है, और लाल और नीले रंग के मिश्रण से जो है आप कह सकते हो मैजेंटा। ठीक है, क्या मैजेंटा रंग बनता है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली FTP का अस्थायी रूप क्या है। अस्थायी रूप क्या मतलब दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। FTP का फुल फॉर्म आपको बताना है, बताओ। चलिए, कंप्यूटर शब्दावली में FTP का फुल फॉर्म क्या है, सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। चलिएगा साथियों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो भाई, चलो जवाब देने का प्रयास करें। पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। चलो भाई, प्रयास कर दो सभी लोग आंसर देने के लिए। चलिएगा, प्रयास करिएगा। तांबा और आपका जस्ता, ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी पीतल मिश्र धातु का जो घटक होता है तांबा और जस्ता होता है, इससे जो है मिलकर पीतल बनता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देख लो भाई, चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। चलिए प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए आप सभी दोस्त। मगरमच्छ, कछुआ, डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, बताएं निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है।
आपका डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट है। गंगा डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला सवाल देख लो भाई, आंसर करें। जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? बताएं, जेबी डनलप ने जो है किसका आविष्कार किया था? चलो भाई प्रयास करिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा, रबर टायर का। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर राइट। अगला सवाल देख लो भाई, सभी आंसर करो। सचिन तेंदुलकर ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया था? चलो आंसर कर दो, सभी लोग आंसर छाप दो फटाफट भाई, चलिएगा। चलिए, शेर ए बंगला स्टेडियम में ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और ये कहां पर है दोस्तों? ये जो है आपका बांग्लादेश में है, मीरपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? बताओ, सभी लोग आंसर दे दो। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? चलिए, प्लेइंग इट माई वे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है। यहां पर दोस्तों देखिएगा, एक कॉलम में जो है देश दिया गया है और एक कॉलम में जो है इनकी मुद्राएं दी गई हैं। आपको यहां पर जो है मिलान करना है। आप सभी दोस्त मिलान कर सकते हो, सभी दोस्त यहां पर मिलान कर सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। आइए बात करें दोस्तों बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? हमने कई बार आपको बताया है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? टका है। ठीक है, तो यानी पहले का जो है ग हो जाएगा, पहले का आप कहोगे सर ग होगा। ठीक है, बात करें दूसरे का म्यांमार, यानी म्यांमार की जो है राजधानी क्या है? आप सभी लोग क्या बता सकते हो? म्यांमार की राजधानी जो है नेपिडो है। क्या दोस्तों? आप कहोगे सर नेपिडो जो है म्यांमार की राजधानी है। ठीक है, अच्छा, म्यांमार की जो है मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? आप कहोगे सर म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात, यानी दूसरे का आपका घ चला जाएगा। क्या? दूसरे का आप कहोगे सर घ हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों यहां पर तीसरे की, मालदीव की, तो मालदीव की जो है मुद्रा का नाम क्या आप लोग बता सकते हो? साथियों याद रखिएगा, मालदीव की राजधानी का नाम क्या है? माले। क्या? माले जो है मालदीव की राजधानी का नाम है और इसकी मुद्रा का नाम है रूफिया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका ख जो है मालदीव का रूफिया पर जाएगा, यानी तीसरे का आप कहोगे सर ख होगा। ठीक है, अब बचता आपका क्या है? भूटान। तो भूटान का क्या हो जाएगा दोस्तों? भूटान का आप कहोगे सर इसका नगुल्ट्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए पर चला जाएगा, यानी चौथे का क होगा, चौथे का जो है आपका क हो जाएगा। ठीक है, और भूटान की दोस्तों राजधानी क्या है? आप कहोगे सर थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं, आंसर देखने का प्रयास करें आप लोग। सीखने के सिद्धांत में पावलोव ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? चलो भाई प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप सभी दोस्त। चलिए, प्रयास कर सकते हो। सीखने के सिद्धांत में पावलोव ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संबंध प्रक्रिया का। अगला सवाल देख लो भाई। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। स्मृति की यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई थी? बताओ, आंसर दे सकते हो आप सभी दोस्त यहाँ पर भी इस सवाल का। चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। स्मृति की यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई थी? वुडवर्थ के द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो भाई। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? बताओ। चलिए भाई आंसर करें सब लोग। साथियों, वित्तीय आपात की बात करें तो अनुच्छेद 360 होता है और वित्तीय आपात जो है 360 के अंतर्गत होता है। राष्ट्रपति शासन जो है आपका आर्टिकल 356 के तहत होता है और राष्ट्रीय आपात जो है आपका 352 के तहत होता है। ठीक है, अगला सवाल देखो। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? आप सभी दोस्त आंसर दे सकते हो। चलिएगा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे?
बताइए। बसंत कुमार विश्वास, सोहन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चलिए भाई, विकल्प दोस्तों आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, सोहन सिंह। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है किस वर्ष हुआ, बताओ। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था। आप सभी को पता है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है इसने जो है भारत में अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और प्रशासन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, आप सभी दोस्तों को पता है। तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को जो है इसकी स्थापना होती है, याद रखिए। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है इसकी स्थापना, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। अगला सवाल देखो भाई। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी आती है, बताएं। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है, आप लोग बता सकते हो। चलो, ये दोस्तों आपका वलित पर्वत के अंतर्गत आता है, डी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देख लो भाई। सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है, बताओ। चलो, सभी लोग प्रयास कर सकते हो। सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है। विकल्प आपका दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा, त्वचा का कर्क रोग, यानी ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहां पर राइट। अगला सवाल देखो। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है, बताओ। चलो आंसर दे दो, आप सभी दोस्त आंसर दे सकते हो इस सवाल का। चलिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा, व्हेल। ठीक है, अगला सवाल देखो। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलो सब लोग आंसर दे दो। चलिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दोनों का फुल फॉर्म आप लोग याद रखें। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, बताओ। ध्रुव रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा पर, बताएं किस स्थान पर जो है सर्वाधिक भार होता है किसी भी वस्तु का। चलो, चलो भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ध्रुव पर। ठीक है, ध्रुव रेखा पर जो है सबसे अधिक जो है भार होता है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो है थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई। तापमान का एसआई मात्रक क्या है, बताओ। तापमान का एसआई मात्रक क्या है। चलो भाई आंसर करो भाई। सभी लोग सेशन को लाइक करते हुए चलें। ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए दोस्तों। इसमें कोई चार्ज आपका कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा जो है हौसला अफजाई होता है, हौसला बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत करके तैयार की जाती हैं, तो आप सभी का कर्तव्य बनता है एक लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तापमान का एसआई मात्रक दोस्तों होता है आपका केल्विन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखें। चलिए, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है, सभी लोग अपना आंसर छापें। चलिए, भारत में जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है। आप कहोगे सर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप कहोगे सर ये राज्यपाल का राज्य का जो है मुख्य होता है कौन, राज्यपाल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो भाई। चलो सब लोग आंसर कर दो। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा करी गई, बताओ। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा करी गई, सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा और कहां पर करी गई, सभी लोग अपना अपना आंसर छाप दो। सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन में। आप सभी को दोस्तों पता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है सिंगापुर में करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई,
आप कहोगे सर 1942 में जो है, कब 1942 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और किसके द्वारा करी गई थी? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा करी गई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर? सिंगापुर में। याद रखें। अगला सवाल देखें भाई। चलो भाई आंसर करें। मलक्का जलडमरू मध्य जो है किन दो भूभागों के मध्य है? बताएं। या किन दो भूभागों को अलग करती है? दोनों टाइप से प्रश्न बन सकता है पेपर में। चलो भाई आंसर करो। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए यहां पर दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया है, यहां पर मलय की जगह मलेशिया कर लीजिएगा। ठीक है, तो मलेशिया प्रायद्वीप एवं इंडोनेशिया का द्वीप समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल देख लो भाई। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बताओ। चलो, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सभी लोग अपना अपना आंसर छाप दो भाई। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। सूर्य की किरणों से जो है कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आप कहोगे सर विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए भाई। चलिए, खाली स्थान दिया है, आपसे पूछता है प्रकाश की गति सर्वाधिक जो है किस माध्यम में होती है? बताओ। प्रकाश की गति जो है सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात, ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ, गैस में। सभी लोग आंसर कर दो। आप कहोगे सर निर्वात में जो है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? बताओ। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? आप सभी लोग बताओ। न्यूटन, जूल, एम्पियर और वोल्ट। चार ऑप्शंस आपके सामने छपे हैं, आप लोग आंसर दे दो फटाफट भाई, आंसर दो आप लोग। चलिए, आप कहोगे सर एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भाई देखिए, पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, उसका आंसर सभी का आना चाहिए। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? बताओ। अम्लीय वर्षा का जो है मुख्य कारण क्या है? आप सभी दोस्त बता सकते हो। चलिए भाई साथियों, अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तो यहां पर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। विटामिन यहां पर सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं दिया गया है दोस्तों। अगर वो भी ऑप्शन में होता तब वो भी ऑप्शन आपका सही होता। ठीक है, अगला सवाल देख लो भाई। चलो आंसर करो, महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW के आविष्कारक के रूप में किसे माना जाता है? चलो, इसका फुल फॉर्म दोस्तों पूछा गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है, और आप कह सकते हो इसके आविष्कारक कौन थे? सर टिम बर्नर्स ली। कौन? सर टिम बर्नर्स ली जो थे इसके संस्थापक थे। इसकी स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल देख लो भाई। चलिएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है बताएं। प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताड़ पत्रों का अध्ययन, ताम्र पत्रों का अध्ययन। बताएं न्यूमिस्मेटिक्स किसे कहा जाता है? आप कहोगे सर सिक्कों के अध्ययन को। ठीक है, सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देख लो भाई। चलो, हितोपदेश के लेखक कौन है? बताएं हितोपदेश के लेखक कौन है? बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा। चलो प्रयास करिएगा। आप कहोगे सर नारायण पंडित। कौन? नारायण पंडित जो है ये हितोपदेश के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, आंसर करो। नाट्य शास्त्र की रचना जो है किसके द्वारा करी गई? चलो, वसुमित्र, अश्वघोष, भरतमुनि, वत्स्यायन। सभी का आंसर आना चाहिए। नाट्य शास्त्र की रचना जो है किसके द्वारा करी गई? चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नाट्य शास्त्र की रचना करी जाती है भरत मुनि के द्वारा। आपका सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देख लो भाई। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? चलो भाई,
58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 73 ईसा पूर्व। जवाब देने का प्रयास करें। विक्रम संवत जो है कब से प्रारंभ हुआ? आप कहोगे सर 57 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। सी ऑप्शन आपका राइट है। अंकोर वाट जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? आप सभी लोग बता दो। चलो, महत्वपूर्ण सवाल है, कई एग्जाम में पूछा गया है, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, अंकोर वाट दोस्तों ये आपका कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे सर ये आपका कंबोडिया में स्थित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो भाई, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करो। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार करना, जुआ खेलना, संगीत करना, घुड़सवारी। चलो भाई, सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए, सभी प्यारे साथी। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है? बार बार आपको कहना पड़ता है, लेकिन आप लोग अपने मन से ही लाइक की संख्या बढ़ा दिया करो, ठीक है? जिससे ये क्लास सभी के पास पहुंच जाए। और जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं, जुड़ जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जरूर जुड़ें। यहाँ से निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। आप सभी को पता है कितने इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं और कितना इंपॉर्टेंट जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। पूरा पाषाण काल में जो है आदि मानव के मनोरंजन के साधन दोस्तों क्या थे? आप कहोगे सर शिकार करना, ठीक है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देख लो भाई, चलो आंसर करो। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? चलो, चालकोलिथिक एज जो है किसे कहा जाता है? साथियों, ताम्र पाषाण युग को जो है चालकोलिथिक एज कहा जाता है। आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ताम्र पाषाण युग को जो है चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक? अगला सवाल देख लो भाई। चलिए, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? चलो, सभी लोग प्रयास करो। कालिदास, भास, भवभीत, राजशेखर। स्वप्न वासवदत्ता के राइटर कौन है? चलो, प्रयास करो सब लोग आंसर देने के लिए। इसके राइटर है दोस्तों भास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल चला जाएगा राइट। अगला सवाल देख लो भाई, आंसर कर दो सब लोग। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध दर्शन के लिए और रसायन विज्ञान के लिए। आप सभी को पता होना चाहिए, सब लोग आंसर छाप दो अपना अपना भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? आप कहोगे सर बौद्ध दर्शन के लिए। आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? बताओ, आंसर कर दो। चलिए, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, प्राकृत और पाली। चार ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों दिए गए हैं। आप सभी प्यारे साथी आंसर दे दो। चलिए, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? आप कहोगे सर ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि निकली हुई है। आप सभी को पता है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी, किस लिपि में लिखी जाती है? आप कहोगे सर देवनागरी लिपि में। अच्छा, लिपि दोस्तों किसे कहते हैं? यानी किसी भी लैंग्वेज का जो है लिखने का तरीका जो होता है उसे जो है आप लिपि बोलते हो, ठीक है? याद रखिएगा। देवनागरी लिपि दोस्तों बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, ठीक है? बाएं से दाएं की तरफ जो है देवनागरी लिपि लिखी जाती है। और ये है आपके सामने लास्ट सवाल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, बताइए। मानव द्वारा जो है सबसे पहले प्रयुक्त अनाज था। और ये सवाल आपके लिए है, आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। आप सभी को पता है लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। इससे ये पता चलता है कि कितने स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक क्लास में बने रहते हैं, ठीक है? इस सवाल का आंसर जिसका आएगा उसका आंसर भाई कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। और ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और इसी तरीके से आप लोग तैयारी में मेहनत के साथ लगे रहें। एग्ज़ाम डेट टल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आराम करना है। आपको निरंतर जो है 4 ही घंटे पढ़ना है, लेकिन डेली बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई को आपको छोड़ना नहीं है, आराम नहीं फरमाना है, ठीक है? चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रामबाण है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं। और रात को जो 8:30 बजे सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है, उसमें भी आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।